हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो साथियों, आज 1 जनवरी 2026 नव वर्ष का दिन है। एक नई उम्मीद है, नई रोशनी और एक नई प्रतिज्ञा लेने का और उसे पूरे करने का दिन है। आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,32,679 वैकेंसी आ चुकी है। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट समय है। तो जो साथी आपका जीके का पेपर है यूपी कांस्टेबल में, उसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। वो 38 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस दे रखा है उससे किस तरीके से आएंगे, तो वो मैं आपको एक टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर 1 से लेकर ये 38 तक ऐसे वो डाल देना नंबरिंग, और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नंबरिंग करते जाना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपका जीके कितना तैयार है। बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट लिया है, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? उतनी कड़ी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं कई घंटे सुबह से पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जितनी समझ में आनी चाहिए उतनी आवाज बिल्कुल सही है। उतनी आवाज मेरी सही आ रही है? यस या नो करके बताओ सबके सब। क्या उतनी आवाज मेरी सही आ रही है? सबके सब बताइए। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मलेरिया रोग साथी किसके कारण होता है? विज्ञान का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे आपसे पोलियो पूछ लेगा, पोलियो किसके कारण होता है। आपसे टीबी की बीमारी पूछ लेगा कि जो टीबी की बीमारी होती है यह साथी किसके कारण होती है। इसी प्रकार आपसे जो कोरोना है यह किसके कारण होता है। ये जो रोग होते हैं ये रोग होते किसके कारण है, कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। यह किससे होने वाली बीमारी है? यह साथी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस, ये प्रत्येक वर्ष याद रखेगा। 25 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? कहोगे सर 25 अप्रैल को ये अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और एक क्विनीन दवा है, कौन सी? क्विनीन नामक दवा। ये जो मलेरिया की दवा है क्विनीन, ये साथी सिनकोना करके एक पौधा होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से ये दवा प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से ये दवा प्राप्त होती है। इसी में एक चीज याद रखिएगा, एक और इसकी दवा है जिसका नाम है आर्टीमिसिनिन। आर्टीमिसिनिन, इस दवा को 2 यूयू करके एक वैज्ञानिक थी, उनके द्वारा इसको खोजा गया था। उनके द्वारा 2 यूयू के द्वारा खोजा गया था, जिन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला है। देखिए, पोलियो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, टीबी ये जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और कोरोना ये भी बच्चा वायरस से होने वाली बीमारी है। तो पूछेगा मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ आपका बिल्कुल सही है। क्विनीन दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 6-7 पॉइंट पता होने चाहिए। पहले का उत्तर सी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो हमारा हृदय होता है इसमें साथी कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसी के साथ आपको बताना है जो मछली होती है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप, इनके जो हृदय होता है उसमें साथी कितने कक्ष होते हैं? इन्हीं में एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में कितने हृदय होते हैं? और जो पक्षी इत्यादि होते हैं इनके हृदय में साथी कितने कक्ष होते हैं? देखिए, मानव हृदय में 4 साथी वाल्व भी पाए जाते हैं। मानव हृदय में बाबू कितने वाल्व पाए जाते हैं? कहोगे सर मानव हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड, एक हो जाता है ट्राइकस्पिड, दूसरा हो जाता है भैया आपका पल्मोनरी। दूसरा क्या हो जाता है? पल्मोनरी। 4 वॉल्व भी पाए जाते हैं जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे। ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए ये 4 वॉल्व पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड, एक को बोल देते हैं पल्मोनरी, एक को बोल देते हैं मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वाल्व, जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों के हृदय के वाल खराब हो गए। और चौथा हो जाता है ओर्टिक। चौथा क्या हो जाता है? ओर्टिक वाल्व। तो मानव के हृदय में 4 ही वाल्व होते हैं और मानव के हृदय में 4 ही क्या हो जाते हैं? कक्ष हो जाते हैं। तो हमारा जो मानव हृदय बच्चा, इसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 4 वाल्व मेरे साथ पढ़ो, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और टिक वाल्व। जबकि मछली के इसके 2 कक्ष होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं, पक्षियों में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बताइए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड हार्ट डे ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। सबके सब लिख के बताइए कमेंट्स में, विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया जाता है? तब कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। मछली में 2 कक्ष होते हैं, रेप्टाइल्स में 3, मगरमच्छ में 4, पक्षियों में 4, मानव में भी 4। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
सूर्य ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा हमें सूरज से प्राप्त होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया, भारत में जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, भारत में हाल ही के आंकड़ों के हिसाब से जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 509 गीगावाट के करीब है। 509 गीगावाट मतलब हमने 500 गीगावाट ऊर्जा का जो एक आंकड़ा होता है इसको पार कर लिया। इसमें से बच्चा 51.5% के करीब, मतलब आधे से ज्यादा, ये हमारी अक्षय ऊर्जा, जिसको आप अक्षय ऊर्जा कह देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, या जिसको आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कह देते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। और इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सौर ऊर्जा या सती सोलर एनर्जी, क्योंकि ये जो सूर्य एनर्जी है इसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं। जबकि जो 49 या 48.5% है ये हम लोग परंपरागत जो हमारे स्रोत होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कोयले से, इसमें सबसे ज्यादा कोयला, मतलब भारत में 509 गीगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसमें हम जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादातर अक्षय ऊर्जा से कर रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। और परंपरागत स्रोत से ऊर्जा की बात करें तो कोयला अभी भी साथी पूरे भारत में सर्वाधिक बिजली किससे बनती है? कहोगे सर कोयले से बनती है। तो ये जो सौर ऊर्जा होती है ये नॉन कन्वेंशनल है। कैसी है? नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में ये सौर ऊर्जा आ जाती है, इसको अक्षय ऊर्जा भी कह देते हैं। इसी में बच्चा ये जो पवन ऊर्जा हो जाती है, ये पवन ऊर्जा भी इसमें आ जाती है। इसी में भूतापीय ऊर्जा भी आ जाती है, इसी में भूतापीय ऊर्जा। अब यहीं पर जब बात चली है तो एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि जो सूर्य की ऊर्जा है ये साथी स्थलियन से प्राप्त होती है। ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तारे, क्योंकि सूरज एक तारा है, तारों में जो ऊर्जा बनती है ये कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनती है? अब क्या बताओगे? कहोगे मेरे बड़े भैया तारों में फ्यूजन या सलियन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनती है। इसी में दो लिख लीजिएगा। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। मेरे साथ बोलो सबके सब। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। जबकि पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा दिवस पूछेगा 26 जनवरी, अक्षय ऊर्जा दिवस पूछेगा 20 अगस्त, आपका उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछेगा, 110%। बच्चा छूट के लिए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रख लो। अक्षय ऊर्जा दिवस मेरे साथ बोलो, देखो मेरे साथ साथ दोहराओ। मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहन आप सभी लोग बाबू क्लास में याद कर लो। ये बात आपकी समझ में आ रही है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये साथी 26 जनवरी, स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये 26 जनवरी। तो एक क्वेश्चन अगर मैं इस आंकड़े से आपसे पूछूं कि भारत में आज किस स्रोत से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से या परंपरागत कोयला आदि से, किससे ज्यादा बिजली बनती है? तो आप कहोगे सर आज भारत में ज्यादा ऊर्जा ये अक्षय ऊर्जा से बन रही है, अक्षय ऊर्जा से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट या कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था चालू है, या उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? देखिए उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हो जाते हैं? कुल जिले 75 जिले हैं। इनमें से 7 जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था चालू है। इनमें 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरी, और 68 जिले ऐसे जिनको पुलिस जिला कहा जाता है। 68 जिले ऐसे जिनको पुलिस जिला कहा जाता है। 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी। सबसे पहले पहला और दूसरा ये लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जिसे साथी नोएडा पुलिस कमिश्नरेट भी कह देते हैं। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट को क्या कहते हैं? नोएडा। फिर साथी कानपुर और वाराणसी, तीसरे चौथे 2021 में ये कानपुर और वाराणसी में, और फिर 2023 तीसरे चरण में एक साथ साथी 3 जगह, कहां कहां? आगरा, आगरा, गाजियाबाद, आगरा, गाजियाबाद, और एक और जगह जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही। तो लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, एक और जगह पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है। एक और जगह साथी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है। सबके सब उत्तर दीजिए। एक जगह और, बिल्कुल प्रयागराज, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, तो इसलिए कभी कह देते हैं। तो देखिए ये जो पहले 2 जिले थे लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये 2020 में, फिर साथी कानपुर और वाराणसी 2021 में, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज ये याद रखेगा 2023 में। तो कुल 7 जिलों में ये आप कहोगे पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। जबकि 68 जिले कितने पुलिस जिले? जबकि उत्तर प्रदेश में रेंज कितनी है? पुलिस रेंज 18, और पुलिस जोन कितने हैं?
8 साथी पुलिस जोन है, 18 रेंज है, 68 पुलिस जिले और 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था होती है। ये बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चीफ है उनकी रैंक कौन सी होती है? तो इनको डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं। एक बार आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर देना। ये यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की आज साथी पहली क्लास है। अब जितना सपोर्ट करोगे, आप अभी मेरी क्षमता जानते नहीं है। जो पहले से एग्जाम से पढ़ा है या 60,244 से बाहर है, वो जानता है कि दिन रात एक कर देंगे तुम लोगों के पीछे। बस तुम्हारा थोड़ा सा उम्मीद होती है कि मैं आपको अपना जैसे भाई बोलता हूं, बहन बोलता हूं, तो सच में उस तरीके के दिल से मानते भी हैं। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना और मेरे साथ के साथ क्लास में याद करते चलना। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? देखिए विक्रम सेठ की पुस्तक है। ये अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक थे अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय। फिर इन्होंने लिखी अ सूटेबल गर्ल। इनकी एक किताब अ सूटेबल गर्ल। इनकी एक किताब आई द गोल्डन, इनकी एक किताब आई भैया द गोल्डन, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल। ये दो कर लीजिए। जबकि सलमान रुश्दी की किताब अभी इन्हीं की किताब आई है 11th आवर। 2025 में इनकी नई किताब आई है जिसका नाम है 11th आवर। विक्ट्री सिटी भी साथी इन्हीं की किताब है, विक्ट्री सिटी ये भी इन्हीं की किताब है। नाइफ नाम से इन्होंने एक मेमोर लिखा है, नाइफ नाम से, QUICHOTTE, इस नाम से भी इनकी किताब है। इसके अलावा साथी मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन ये इनकी बुकर पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता। ये सब किसकी किताब है? सलमान रुश्दी की किताब है। जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की किताब है। भाई ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है? कहोगे सर खुशवंत सिंह की। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। मेरे साथ रिवाइज करो। ट्रेन टू पाकिस्तान अगर तुम्हें पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बिठा दूं तो क्या तुम खुश रहोगे? बोलो सर नहीं। सेठ जी का सूटेबल बॉय, सेठ जी की सूटेबल गर्ल, सलमान रुश्दी 11th आवर, विक्ट्री सिटी, नाइफ और साथी मिडनाइट चिल्ड्रन। पांचवें का उत्तर क्या चाहता है? भी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से साथियों इनमें से कौन सा रोग होता है? कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेन कॉपी लेकर बैठना। देखिए भैया जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से। जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको एस्बोर्क अम्ल कह देते हैं। जबकि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोल कह देते हैं, जिसे साथी कैल्सीफेरोल, ये बच्चों में होता है। क्योंकि इसकी कमी से ही ऑस्टियोमेलेसिया करके एक बीमारी होती है जो साथी बड़ों में होती है। अडल्ट जो होते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी होती है। देखिए विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। जबकि विटामिन ई, डी, ई के, ए डी ई के, इसको शॉर्ट में कीड़ा भी कह देते हैं, ये साथी वसा में घुलनशील होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। छठे का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या जाता है? भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। डीप फेक अपराध ये किस तकनीक से जुड़ा है? डीप फेक अपराध ये किस तकनीक से जुड़ा है? जैसे अक्सर आपने देखा होगा किसी हीरोइन का फोटो लगा दिया, किसी हीरो की आवाज लगा दी, उल्टी सीधी वीडियो जो बनाई जाती है तो उसको डीप फेक कहते हैं। फेक माने नकली और डीप फेक मतलब इतनी ज्यादा नकली चीज बनाना कि असली और नकली में पहचान ना हो पाए, असली और नकली में पहचान ना हो पाए। तो याद रखिएगा डीप फेक अपराध ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि भारत की पहली एआई सिटी, भारत की पहली एआई सिटी या भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर ये लखनऊ बनाए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन सा बनाए? लखनऊ आपका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा अधिकतम कितने मूल्य का सिक्का ढाला जा सकता है? देखिए ये नया कानून है सिक्के ढालने से संबंधित जिसको कॉइनेज एक्ट 2011 कहते हैं, सिक्का अधिनियम 2011। सिक्के ढालने का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन अधिकतम कितने मूल्य का? याद रखना भारत में 4 जगह साथी,
मुंबई, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। चारों को रिपीट करो अपने मुंह से। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। कितनी जगह कहोगे सर? 4 जगह। कितनी जगह कहोगे सर? 4 जगह। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। अच्छे से याद रखिएगा, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। इन 4 जगह सिक्के ढालने के कारखाने हैं। यदि आपसे सिक्के टकसाल पूछ ले कि सरकारी टकसाल कहां पर है, तो इन 4 जगहों पर है। और कॉइनेज एक्ट के द्वारा अधिकतम सिक्का जो ढाला जा सकता है वो 1000 रुपए तक का। कितने रुपए तक का? 1000 रुपए तक का। जबकि जो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा जो नोट प्रिंट आदि करने का अधिकार दिया गया है, यह आरबीआई को दिया गया है। और आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकती है। आरबीआई को नोट प्रिंट करने का भारत में 4 स्थानों पर नोट प्रिंट होते हैं। 107 नासिक करेंसी नोट प्रेस, एक हो जाता है देवास मध्य प्रदेश बैंक नोट प्रेस, एक हो जाती है सालबोनी, यह वेस्ट बंगाल में स्थित है, यहां पे भी नोट छापने की फैक्ट्री है। और चौथी हो जाती है, याद रखेगा, मैसूर। चौथी क्या हो जाती है? मैसूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। भारत में नोट प्रिंटिंग की 4 जगह बताओ। इसको रिपीट करो मेरे साथ। भारत में नोट प्रिंटिंग की 4 जगह बताओ। कहोगे सर नासिक, सालबनी, देवास, मैसूर। आपको टकसाल पूछेगा, सिक्के ढालने की 4 जगह, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। 8वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईटीबीपी की स्थापना, तो जो भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों की स्थापना देख लीजिए कि किस अर्धसैनिक बल की स्थापना यह किस वर्ष हुई है। इनमें सबसे पुराना है असम राइफल्स। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स, 1835 कचार लेवी के नाम से। किस नाम से? कचार लेवी के नाम से। फिर आ जाता है सीआरपीएफ, सबसे बड़ा, 27 जुलाई 1939 को स्थापना, 1949 में नाम चेंज हुआ। फिर आ जाता है भैया आपका आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये 24 अक्टूबर 1962 को। फिर आ जाता है सशस्त्र सीमा बल, ये 7 1963 को। फिर इसमें 5वीं आ जाती है बीएसएफ, 1 दिसंबर 1965 को। छठी आ जाती है सीआईएसएफ, ये 1969 में। फिर आ जाती है 7वीं एनएसजी। फिर क्या आ जाती है इसमें? एनएसजी, जिनको ब्लैक कैट कमांडो भी कह देते हैं, 1986 में। इसमें आपसे पूछे सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ सबसे बड़ा। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल्स सबसे पुराना। तो कहोगे सर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना 1962 में हुई है, और यह भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? आईटीबीपी की। यही संस्था 1972 से, जब से 1972 से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित कराती है। भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, जो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर पर्वत है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, तो कैलाश मानसरोवर पर्वत को कौन सी संस्था? आईटीबीपी आयोजित कराती है। कौन सी संस्था? आईटीबीपी आयोजित कराती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिए अगर नॉर्मल तौर पर क्वेश्चन पूछे तो कोई बात नहीं, नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो 7 कंटेनर होते हैं इनमें डील करता है। कंटेनर की आवाजाही के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। या ये पूछेगा कि माल की मात्रा के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, कि भाई किस बंदरगाह से कितना माल दूसरे देशों को सप्लाई हुआ या आया है, मात्रा के हिसाब से पहला हो जाता है पारादीप। पारादीप पूरे देश का लगभग 18.5% कार्गो हैंडल करता है। और दूसरे नंबर पर हो जाता है दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, ये लगभग 16%। तो पारादीप याद रखिएगा उड़ीसा में, उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है, यह माल ढुलाई के आधार पर या माल की मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? पारादीप। जबकि सेकंड नंबर पे क्या जाता है? दीनदयाल कांडला। जबकि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, जिसको नावा शावा भी कह देते हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है? नावा शावा। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो मुंबई का उत्तर दे देंगे, लेकिन असल में मुंबई सबसे बड़ा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो जेएनपीटी, जिसको नावा शावा कह देते हैं। और माल की मात्रा के आधार पर उड़ीसा का पारादीप सबसे बड़ा, और सेकंड नंबर पर गुजरात का कांडला बंदरगाह। 10वें का उत्तर आपका बिल्कुल सही है।
भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? अगर आपसे पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना, प्रथम जनगणना, यह नियमित नहीं थी। अगर आपसे इसी में पहली नियमित या साथ ही पहली समकालिक जनगणना पूछे, पहली नियमित या पहली समकालिक जनगणना पूछे, पहली नियमित या पहली समकालिक जनगणना, पहली जनगणना कब थी? 1872 में मेयो के समय पर, 1872 में गवर्नर जनरल मेयो के समय पर। जबकि पहली नियमित या समकालिक ये 1881 में रिपन के समय पर, और ये 1881 में ही WC प्लाउडीन करके एक नाम था, WC प्लाउडीन ये पहला जनगणना आयुक्त बना। भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन बनाए? कहोगे सर WC प्लाउडीन। भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन बनाए? WC प्लाउडीन बनाए। 11 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन अनुसंधान केंद्र आपके पेपर में पूछता है। जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए जमशेदपुर में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टाटा स्टील भी कह देते हैं टिस्को, ये भारत की पहली स्टील फैक्ट्री थी। वहीं जयपुर में याद रखिएगा हवा महल, जयपुर में हवा महल। जबकि हैदराबाद जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर संस्थान भी है। हैदराबाद में मांस और पोषण अनुसंधान संस्थान भी है। हैदराबाद में तिलहन अनुसंधान संस्थान भी है। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र भी है। हैदराबाद में ही सुनामी चेतावनी केंद्र भी स्थित। देखना बच्चा, आप ठीक हुई, 1-2 सेकंड के लिए बीच में कोई दिक्कत आए आप एकदम परेशान मत हुआ कीजिए। मेरी आवाज में इतनी दिक्कत है, मेरा गला इतना परेशान है, मैं जानता हूं, ऐसा लग रहा है किसी ने छील दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारे हौसले के लिए खड़ा हूं ना। क्यों खड़ा हूं मैं? क्योंकि मैं अपने बच्चे छोटे भाई बहन को कुछ पढ़ा पाऊं, उनको उनके लक्ष्य की तरफ धक्का दे पाऊं। तो तुम्हारा फर्ज बनता है नहीं रुकने का, नहीं रुकने का। ईमानदारी से बताइए, मुझे बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मूसी नदी के किनारे। पूछे भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। रोज शाम 6 बजे ये आपका बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और थ्योरी की तैयारी हम कहां से करेंगे? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के मात्र 99 रुपए में शंखनाद। बहुत सारे लोग चौंक गए कि भैया आपको 99 क्यों किया? बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं तुम सबको दिखाना चाहता हूं कि थ्योरी की ताकत क्या है। तो तुम सबके सब आज किसी भी तरह शंखनाद से जरूर जुड़ जाना। राष्ट्रीय आय का अनुमान, यह साथी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यह संगठन वर्तमान में एनएसओ में मर्ज हो गया है। एनएसओ में इसको समाहित किया गया है, एनएसओ में समाहित। अब सभी जानते, अच्छे से याद रखिएगा यदि इसमें आ गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में 4थे स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? कहोगे सर 4थे स्थान पर। तीसरे पर जापान, दूसरे पर चीन, पहले पर अमेरिका। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी? अमेरिका की, फिर चीन की, फिर जापान की। 4थे स्थान पर किसकी है? कहोगे सर भारत की। तो ये एनएसओ में इसको समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय का अनुमान ये एनएसओ के तहत ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये लगाता है। और ये साथी 3 तरीके से लगाता है, 3 तरीके से। एक तो इनकम मेथड से, जिसको आय का तरीका कहते हैं। एक साथी उत्पाद या प्रोडक्ट मेथड से, एक प्रोडक्ट तरीके से, और एक याद रखिएगा व्यय एक्सपेंडिचर के मेथड से। 3 तरीके से। तेरे का उत्तर सी पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये उस साल 4 युद्ध, मतलब उस समय के आसपास ये 4 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण लड़े गए। इनको लिख लीजिएगा। 1757 ये साथी अंग्रेज, ब्रिटिश जिनको कह सकते हैं, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी कहोगे सर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। फिर आ जाता है 1759 नवंबर का समय, बैटल ऑफ बेदरा भी कह देते, या इसको चिंसूरा का युद्ध भी कह देते हैं। चिंसूरा का युद्ध ये अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में लड़ा गया। डचों की हार हुई है डच के बीच में। तीसरा 1760 में यह वांडीवाश का युद्ध, इनकी साल याद कर लीजिएगा। जो वांडीवाश का युद्ध था यह अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, इसमें फ्रेंच की हार हुई। और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर,
ये अंग्रेज एक तरफ थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब सजाउद्दौला और भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1757 में बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों के और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1759 में बेदरा या चिनसूरा का युद्ध अंग्रेजों डच के बीच में, 1760 वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो यदि आपको 4 युद्ध दे दिए और पूछे इनमें से पहला कौन सा हुआ था तो आप उत्तर दे दोगे ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी बताइए, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर जिसको कह देते हैं, फूल भी कह देते हैं, राजकीय वृक्ष भी बताइए, राजकीय वृक्ष भी बताइए, राजकीय खेल और उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली। मछली हो जाती है चीतल, खेल हो जाता है फील्ड हॉकी, वृक्ष है अशोक का वृक्ष, फूल हो जाता है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है अपना? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कहोगे सर सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। जबकि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। देखिए सभी साथियों को बता दूं, आप सभी की थ्योरी की टेंशन फ्री करने के लिए और आप पर कोई भी आर्थिक बोझ ना पड़े, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 में, 99 रुपए में, ना 500 चाहिए, ना 400, ना 300, ना 200, ना 100। ये साथी शंखनाद बैच है। इसमें मैं त्रिश्रिंग जी के हिंदी और हिंदी में पढ़ाऊंगा सभी सब्जेक्ट की साथी, फुल क्लास, फुल लाइव क्लास जैसे 7 घंटे की और फुल नोट्स बाइलिंगुअल सब कुछ साथी। ये 12 जनवरी से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शुरू होंगी। तो आज सबके सब प्रॉमिस कर लो भैया, आज ही हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब मेहनत में कसर मत करना बस। इनमें से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो देखिए आपको कुछ मुख्य फसल लिख लीजिए। जो खरीफ फसलें होती है ये वर्षा ऋतु के मौसम में बोई जाती है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है धान की फसल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। बोलो मेरे साथ साथ रिपीट करते चलो, बाद की टेंशन नहीं है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, अरहर की दाल जो होती है वो भी, अरहर जिसको तूर दाल भी कह देते हैं, अरहर जिसको तूर दाल भी कह देते हैं। ये सब खरीफ की फसलें हैं, ये सब खरीफ की फसलें। जबकि तो इसमें से पूछा है कौन सी? धान साथी खरीफ की है, गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सब रबी की फसल है, ये सब रबी ऋतु की फसल है। बाकी तीनों किसकी है? रबी ऋतु की फसल। इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंस्टाग्राम, ये साथी शॉर्ट वीडियो जिन्हें रील्स भी कह देते हैं, शॉर्ट वीडियो जिनको रील्स भी कह देते हैं, शॉर्ट वीडियो कह लो जिनको रील्स भी कह दिया जाता है। और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है, जिस पर आप छोटी वीडियो और फोटो को शेयरिंग, ये सोशल मीडिया है। फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक 2 व्यक्ति थे, केविन सिस्ट्रोम, इसके संस्थापक केविन सिस्ट्रोम, मेरे साथ बोलो, इसके संस्थापक कौन थे? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर इसके संस्थापक थे। साल 2010 में स्थापना हुई थी। इसका शुरुआती नाम था बर्बन। इसका पुराना नाम क्या था? इंस्टाग्राम का बर्बन इसका पुराना नाम था। लिख के बताइए सब कुछ। आपसे पूछेगा कि भाई इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? बर्बन। शॉर्ट वीडियो जिनको रील्स कह देते हैं और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया। संस्थापक में केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर। अमेरिका में साथी इसकी स्थापना हुई है, अमेरिका में। जबकि इसका पुराना नाम क्या है? बर्बन। देखिए 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई, 2009 में, 2010 में इंस्टाग्राम, जबकि 2011 में स्नैपचैट की स्थापना हुई है। स्नैपचैट की स्थापना 2011 में। पूछे नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो देखिए भाग 6 इसमें तो राज्य संबंधी प्रावधान है, भाग 5 इसमें संघ संबंधी, भाग 3 फंडामेंटल राइट। जबकि ये जो पार्ट 4 है इसमें अनुच्छेद 36 से 51 ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। और देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है। क्वेश्चन की तहक में चले जाइए, क्वेश्चन की अच्छे से तहकीकात कर लीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा है तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। यह साथी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का
पहला गवर्नर जनरल, यदि आपसे बंगाल का पूछता, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका उत्तर वारेन हेस्टिंग्स होता, वारेन हेस्टिंग्स। अब इसमें से